हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक है, भारतीय आर्थिक विकास। यूनिट फर्स्ट देखेंगे हम, जो हमारा है विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 1990 तक, यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई। पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा, जो है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से। सारे PDF नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण, यानी जब ब्रिटिश का शासन भारत पर था तो किस तरह से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया, या यूं कहें कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी रही और पिछड़ती ही चली गई। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या था कि ब्रिटिशों का जो था वो औपनिवेशिक शोषण था भारतीयों पर। तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन लगभग 200 वर्षों यानी 1757 से लेकर 1947 तक रहा, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीय देश का शोषण किया। यानी भारत में जो ब्रिटिश आए थे उनका मेन मकसद क्या था? व्यापार करना था। व्यापार करके क्या करना था? लाभ कमाना था। और लाभ कैसे होता? जब यहाँ के संसाधनों का वो पूरी तरह से इस्तेमाल करते। और इन जो हमारे संसाधन थे, अगर इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था भाई? यहाँ पर इस्तेमाल ये तभी कर सकते थे जब इन पे क्या करें, अपनी पूरी पकड़ को मजबूत कर सकें। और जब इन्होंने क्या किया, भारतीयों को अपने कंट्रोल में किया, या भारतीय को जो भारतीयों पर अपना शासन चलाना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर एक शोषणकारी जो नीति शुरू हुई जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का पूर्ण शोषण किया गया। यानी यहाँ पर जितना फायदा उठाना चाहते थे ब्रिटिशों ने सोचा भाई हर क्षेत्र से उतना फायदा उठाया जाए, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, यानी कृषि से जो उनको फायदा हो रहा था कि भाई कच्चे माल यहाँ पर भरपूर मात्रा में था भारत के अंदर, तो वो पूरे कच्चे माल को कहाँ लेके जाना चाहते थे? वो इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। क्यों ले जाना चाहते थे? क्योंकि भाई वहाँ पर उद्योगीकरण हो चुका था, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था? कच्चे माल की कमी थी। तो उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को या ऐसे देशों को चुना जहां से ये कच्चा माल लाया जा सकता था। तो इसी के चलते भारत में भी उन्होंने क्या किया? अपना उपनिवेश स्थापित किया। उद्योगों को यहां पर समाप्त किया, यानी क्योंकि उद्योगीकरण का दौर था, वहां पर सामान बन रहे थे, तो उन सामानों को बेचने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो जगह भी इनको कहाँ मिली? भारतीय। यानी ये क्या करते थे भाई, जो भी कृषि से कच्चे माल का उत्पादन करते थे उन सब संसाधनों को बनाने के बाद कहाँ बेचते थे? वो भारत में बेचते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय उद्योग था उसको समाप्त कर दिया। साथ ही व्यापार पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि जो भारतीय सामान है वो जो है बाहर बिक ना सके, और उनका सामान जो है भारत के अंदर बिके। यानी सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कृषि को, उद्योग को और व्यापार को भी क्या किया? खत्म कर दिया भारतीय अर्थव्यवस्था में। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था अत्यधिक पिछड़ी और स्थिर अवस्था में थी। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना शोषण किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, पिछड़ी रह गई, या जिस स्थिति में थी उस स्थिति में रह गई। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, चलिए समझते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो थी भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही थी। तो सबसे पहले हमने समझा था कि भाई अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी? स्थिर अर्थव्यवस्था। अब स्थिर अर्थव्यवस्था क्या होती है? स्थिर अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं हो रही होती है। तो भारत में ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि भारत में भाई कोई नए उद्योग धंधे थे नहीं, काम उतना चल नहीं रहा था, कृषि में उतना उत्पादन नहीं था। इस वजह से क्या हो रहा था? आय में जो है वो क्या हो रही थी? बहुत कम, या यूं कहें कि वृद्धि हो ही नहीं रही थी। 1860 से 1925 के बीच प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 0.5 से भी कम रही। यानी प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ ही नहीं रही। जब उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं तो आय कैसे बढ़ेगी? और इसके आगे अगर हम देखते हैं 1925 से 1950 के बीच, तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। 0.1% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। यानी धीरे धीरे जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी देश की वो क्या हो गई? और गिरती चली गई। यानी अर्थव्यवस्था का में जो उत्पादन स्तर था और ज्यादा गिरता चला गया, ठीक है ना, और स्थिति जो थी और ज्यादा खराब होती चली गई। पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, केवल शोषण किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था तो पिछड़ी रहेगी रहेगी।
पिछड़ी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो भाई जब कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है किसी भी क्षेत्र के ऊपर, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? समस्याएं होंगी। 1947 से 48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ कितनी थी? 230 रुपए थी। देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय जो 230 रुपए। आबादी का बड़ा हिस्सा बहुत गरीब था, क्योंकि भाई प्रति व्यक्ति आय ही जब 230 रुपए है, एक परिवार में बहुत सारे लोग होते थे, तो खाने पीने की जो सुविधाएं थी वो हो नहीं पाती थी। रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जैसे भोजन हो गया, कपड़े हो गए या आश्रय हो गया, इन सब चीज की भी कमी होती थी लोगों के पास। तो कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो बुनियादी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब बुनियादी चीजें पूरी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी, लोग गरीब रहेंगे। बेरोजगारी चरम पर थी, यानी जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ना कृषि में, ना उद्योगों में, ना व्यापार में, स्थिति जो बहुत खराब है, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि उत्पादन क्षेत्र तो इतना अच्छा नहीं था कि लोगों को रोजगार दे सके। लोग कृषि पे डिपेंड थे, एक ही कृषि में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो उससे भी कुछ फायदा हो नहीं रहा था। इसलिए बेरोजगारी भी जो थी वो क्या थी? चरम पर थी। कृषि में पिछड़ापन था। देश की लगभग 72% कामकाजी आबादी कृषि में लगी हुई थी। देख रहे हो, 72% लोग जो हैं, यानी 100 में से 72 लोग जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 50% है, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था में 72% लोग कृषि में लगे हुए हैं। उसके बाद भी अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की, तो कितने? सिर्फ 50% योगदान है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, तो ये भी क्या दिखा रहा है? पिछड़ापन दिखा रहा है। औद्योगिक पिछड़ापन था। देश में बुनियादी एवं भारी उद्योग वस्तुतः अभाव या मशीनों का उत्पादन लगभग नगण्य था, यानी जो हमारे यहाँ उद्योग थे वो पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, या यूं कहें कि जो बुनियादी चीजें होती हैं, यानी मशीनों की जरूरत होती है जो उद्योगों के लिए, वो भी हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। लघु एवं कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो गए, और जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनको भी जो ब्रिटिश की औपनिवेशिकरण नीति थी, जो शोषणकारी नीति थी, उसके तहत जो छोटे और लघु उद्योग थे वो भी क्या हो गए? धीरे धीरे समाप्त हो गए भारतीय अर्थव्यवस्था में। खराब बुनियादी ढांचा, ढांचागत विकास जैसे संचार और परिवहन के साधन, बिजली, ऊर्जा उत्पादन सहित बेहद कम है था। यानी कि हमारे यहाँ जो था, संचार की सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी, परिवहन भी उतना अच्छा नहीं था, इस पर कुछ काम ही नहीं किया गया। बिजली या ऊर्जा, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बुनियादी ढांचे थे, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था में कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही थी? खराब हो रही थी, क्योंकि जब बेसिक सुविधाएं नहीं होंगी किसी देश के अंदर, जब बुनियादी ढांचा ही मजबूत नहीं होगा, तो वहां का औद्योगिक क्षेत्र कैसे डेवलप कर सकता है? तो इसलिए ये था कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था वो भी पिछड़ा रह गया, कृषि क्षेत्र भी जो था वो पिछड़ा ही था। आयात पर भारी निर्भरता। वहीं जब हम व्यापार की बात करते हैं तो देश के मशीनरी और उत्पाद के अन्य उपकरणों और कई उपभोक्ता सामान जैसे सिलाई मशीनें, दवाएं, केरोसिन तेल, साइकिल आदि विदेशों से आयात की जाती थी। यानी जो रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जो मशीनें हैं, उन सब का भी जो भारत के अंदर निर्माण नहीं होता था, उसके लिए भी लोग किस पे डिपेंड थे? विदेशों पर डिपेंड थे, निर्भर थे। बाहर से ये सारी चीजें आती थी, तब हमारे देश के अंदर इन सब चीजों का इस्तेमाल हो पाता था। सीमित शहरीकरण था। 1948 में केवल 14% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि 86% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। ग्रामीण आबादी के पास कृषि के बाहर अवसरों का अभाव था, इससे उनकी गरीबी और बढ़ गई। तो देखिए, केवल 14% जो था वो जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही है, और शहरी क्षेत्र क्या होते हैं? औद्योगिक क्षेत्र होते। शहरों में क्या होता है? उद्योग होता है, काम होते हैं, तब लोग क्या करते हैं? वहां पे रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो ये जब वहां पर जनसंख्या ही 14% है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई वहां पर भी जो था औद्योगिकरण इतना अच्छा नहीं था। शहरीकरण कहने को था, लेकिन वहां पर जब आबादी कम है, इसका मतलब वहां पर भी काम धंधे नहीं थे। तो लोग काम धंधे के लिए किस पे निर्भर थे? टोटल वो निर्भर थे कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये भी जो था हमारे यहाँ एक समस्या थी गरीबी की, कि भाई लोगों को काम नहीं था। लोगों के पास काम क्यों नहीं था? क्योंकि उद्योग उतने विकसित नहीं थे। जब उद्योग विकसित नहीं होंगे तो लोग किस पे डिपेंड होंगे? कृषि पे डिपेंड होंगे, और जब कृषि पे ही डिपेंड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कृषि तो अनिश्चितता थी, यानी ऐसा तो नहीं कि भाई कृषि हमेशा चलती रहती थी, या यूं कहें कि भाई कृषि से बहुत ज्यादा फायदा होता था तो लोगों की स्थिति अच्छी हो जाए। तो ये सारी जो समस्याएं थी जब ब्रिटिश भारत से गए थे भारत को उनकी स्थिति पर छोड़कर।
तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कृषि क्षेत्र, अब देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि भाई किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कि किन किन क्षेत्रों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण ब्रिटिशर्सों के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि कृषि क्षेत्र को किस हालात में छोड़कर गए थे ब्रिटिश अपनी नीतियों के चलते। तो जमींदारी प्रणाली थी अंग्रेजों के टाइम में, भूमि का स्वामित्व किसानों से लेकर जमींदारों को दे दिया गया। यानी जो पहले क्या था, जब ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ तो किसानों की जो जमीनें थी वो सारी किनको दे दी गई, जमींदारों को दी गई। जमींदार कौन होते थे, एक तरह से कह लें भाई जमींदार पहले राजा ही होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्सों ने जब इनके इलाकों पर कब्जा किया तो इनको क्या बना दिया भाई, जमींदार बना दिया कि आप ये 100 गाँव ले लो, 50 गाँव ले लो और यहाँ से टैक्स वसूल कर किसको दो, हमको दो। ठीक है, तो ये एक जिम्मेदारी तय करी गई थी जमींदारों की ब्रिटिश के द्वारा। तो जमींदार सरकार को तय भू राजस्व चुकाते थे, तो उनको भाई एक भू राजस्व चुकाना होता था जमींदारों को कि आपको 100 गांव दिए गए हैं, ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे आपको क्या करना है कि सारा का सारा जो भी टैक्स है वो इकट्ठा करना है और इस टाइम तक लाके किसको दे देना है, ब्रिटिश को दे देना है। तो जमींदार का यही काम था भाई, वो क्या करेगा कि सारा टैक्स इकट्ठा करेगा, भू राजस्व इकट्ठा करेगा और किसको देगा, एक निश्चित टाइम पर अंग्रेजों को दे देगा ले जाके। किसान गरीब और साधनहीन थे, कृषि सुधार में रुचि नहीं थी। तो सबसे बड़ी समस्या कृषि की ये भी थी कि भाई किसान गरीब होते थे, तो वो जो था ऐसी जो चीजें थी कृषि के लिए इंपॉर्टेंट थी उनको मुहैया नहीं करवा सकते थे, जैसे कुएं खुदवाना हो गया, नहरें वगैरह बनवाना हो गया, ये सब तो भाई किसान के कंट्रोल में नहीं था। ये सब किनको देना चाहिए था भाई, जमींदारों को देना चाहिए था। तो इन साधनों की भी पहुंच जो थी वो किसानों तक नहीं हो पाती थी, क्योंकि इस पर ध्यान दिया नहीं जाता था, क्योंकि कृषि सुधार में किसी की रुचि नहीं थी। बस मतलब किससे होता था भाई, राजस्व से, टैक्स मिल जाए, बस उनका यही था। अब किसान कैसे उत्पादन कर रहे हैं वो उन पे डिपेंड करता है। जमींदार खेती में निवेश करने की बजाय विलासिता में धन खर्च करते थे, यानी जो उनको पैसा मिलता था वो ये नहीं सोचते थे कि भाई कि साधन दिए जाएं, कृषकों को संसाधन और ज़्यादा दिए जाएं, उनके लिए नहरों की व्यवस्था करी जाए या उनके लिए बीजों की व्यवस्था करवाई जाए या उनके लिए कोई और समस्या है तो उन पे उनको देखा जाए, ये सारी चीजें वो नहीं करते थे। उनका मेन मकसद होता था भाई क्या करना है, बस टैक्स ले लेना है। और वो टैक्स कहाँ खर्च करते थे, अपने ऊपर खर्च करते थे, ठीक है ना, अपनी भोग विलास के लिए खर्च करते थे, किसानों पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए जो कृषि में उत्पादन था वो उतना नहीं हो पाता था। तो परिणाम स्वरूप कृषि का विकास नहीं हो सका। तो भाई जब उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, जब उनकी बेसिक सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी किसानों को, तो वो किस तरह से कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते थे। तो इसलिए कृषि जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, और ज्यादा पिछड़ती चली गई इस नीति के चलते भी। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। इसका तात्पर्य स्व उपभोग के लिए बजाय बिक्री के लिए फसलों के उत्पादन में। तो भाई ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई स्व उपभोग, पहले क्या होता था किसान जो थे वो अपने स्व उपभोग के लिए अनाज का उत्पादन करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्सों ने कहा भाई कि आप लोग बिक्री के लिए जो है वो फसलों का उत्पादन करो, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने एक ये नई नीति अपनाई। तो किसानों को नकदी फसलों जैसे कपास, जूट, नील के उत्पादन के लिए अधिक कीमत दी गई ताकि वे उन्हें ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकें। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था भाई ब्रिटेन में क्या हुआ था, उद्योगीकरण हुआ था, वहां पर जो था कच्चे माल की उपलब्धता नहीं थी। तो ब्रिटिशर्सों ने अपने उद्योगों के लिए कहा कि भाई आप क्या करें, यहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन करें, आप कपास, जूट, नील जैसे जो व्यावसायिक फसलें हैं उनको उत्पादन करो तो आपको ज्यादा दाम मिलेगा। तो भाई किसानों को भी लगा यहाँ पर ज्यादा दाम मिलेगा, तो उन्होंने भी क्या किया, इनको जो है उत्पादन करना शुरू किया। इनका उत्पादन करना शुरू किया तो समस्या ये हो गई कि भाई धीरे धीरे इनके खेत जो थे वो खराब होने लग गए, ठीक है, और जो टैक्स थे वो बढ़ने लग गए। तो इससे किसानों की जो स्थिति थी और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो फायदे के लिए, यानी वो सोच रहे थे भाई इससे ज्यादा फायदा मिलेगा इन फसलों से, तो इन फसलों को उगाया जाए। लेकिन इन फसलों से भी धीरे धीरे क्या होने लगा, किसानों को नुकसान होने लगा। और जो उनके स्व उपभोग के लिए जो उत्पादन होता था, यानी वो कम से कम उस टाइम को खाने के लिए अनाज वगैरह तो मिल जाता था, उनकी भी कमी, उस चीज की भी जो है कमी होने लग गई। ठीक है, और ब्रिटिशों को क्या करना था, उनको तो भाई कच्चा माल चाहिए था, और उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती करके कच्चे माल का उत्पादन जो यहाँ के किसानों से करवाया। कीमतों के ऊंचे स्तर ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया गया भाई कि आप खाद्य फसल की जगह किसका उत्पादन करें, नकदी फसलों का उत्पादन करें, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे फायदा क्या हो गया, नुकसान की तरफ चला गया। निम्न उत्पादक एवं उत्पादकता, देखिए उत्पादन जो था वो बहुत कम होता था। उत्पादन का मतलब क्या होता है भाई, जो उनकी जमीन थी उस जमीन से जो है वो कम फसल उगा पाते थे। अब वो फसलें क्यों कम होती थी, क्योंकि उस जमीन की जो उत्पादकता थी वो बहुत कम थी। यानी जब जमीन ही जो होगी उत्पादक नहीं होगी तो वहां पे उत्पादन कैसे होगा। तो ये समस्या भी जो थी भारतीय कृषि की बनी रही, यानी जितनी उनके पास खेती थी उतना वो उत्पादन नहीं कर पाते थे।
तो उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टेयर भूमि पर होने वाले उत्पादन से, कि भाई प्रति हेक्टेयर पे कितना उत्पादन हो जाता है। इसके प्रमुख कारण थे सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। भाई क्यों उतना उत्पादन नहीं हो पाता था? जमीनें अगर मान लो थी उनके पास, लेकिन फिर भी उत्पादन की कमी क्यों होती थी? मेन कारण था भाई सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था। सिंचाई की सुविधा ही नहीं थी, उस पर कोई काम ही नहीं किया गया ब्रिटिश के द्वारा। वर्षा पर निर्भरता थी, वर्षा भाई कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो कृषि में निवेश के लिए कोई साधन या प्रोत्साहन नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई कि जो जमींदार थे या फिर कह सके ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत की जो कृषि थी उसके लिए कोई साधन उपलब्ध करवाए हो, मशीनें उपलब्ध करवाई हो, या कह सके भाई नहरों की व्यवस्था कराई हो, सिंचाई की व्यवस्था करवाई हो। तो ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाया। तो किस तरह से वो उत्पादन बढ़ा सकते थे? मुश्किल था। प्रौद्योगिकी जो था वो निम्न स्तर था, यानी प्रौद्योगिकी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, मशीनें नहीं थी, अच्छी बीजों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, ठीक है, तो नई चीजों का जो इस्तेमाल नहीं किया गया, इस वजह से भी क्या था, उत्पादकता कम थी। उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था, तो उस टाइम जो भाई खाद्य उर्वरक होते थे उनका उपयोग नहीं होता था। उर्वरक जो होते हैं वो भाई फसलों के ज्यादा उत्पादन में मदद करते हैं, लेकिन उस टाइम भी वो लोग जो प्रारंभिक खादें होती थी उनका यूज करते थे, तो खादों से भी उतना उत्पादन नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो यहाँ पर उत्पादकता थी वो जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है ना, उत्पादन हो ही नहीं पाता था। जब किसानों का उत्पादन ही नहीं हो पाएगा तो वो किस तरह से भाई अपना टैक्स चुकाएंगे? तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर शोषण जो था वो बढ़ता चला गया। उच्च स्तर की अनिश्चितता। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बारिश की है, ठीक है, क्योंकि बारिश जो है हमेशा टाइम से नहीं आती, और इस वजह से जो कृषि होती थी किसान, उनकी जो ये समस्या थी वो दिन पे दिन बढ़ती जाती थी। क्योंकि भाई वो पूरा डिपेंड अपनी कृषि पे थे, वो वर्षा की वजह से ही थे। तो कृषि में उच्च स्तर की अनिश्चितता देखी गई, क्योंकि यह वर्षा पर अत्यधिक निर्भर थे। अच्छी बारिश का मतलब था भाई अच्छा उत्पादन, अगर बारिश अच्छी हो गई तो भाई उत्पादन अच्छा होगा, जबकि कम बारिश का मतलब था खराब उत्पादन, ठीक है। तो ये किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई उन्हें पता ही नहीं होता था कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर बारिश अच्छी हो गई तो भाई ठीक है, अच्छा उत्पादन होगा, बारिश कम हुई तो उत्पादन क्या होता था, खराब भी हो जाता था। तो ये समस्या जो हमेशा से बनी रही, और ये समस्या तो आज भी आपको देखने को मिलती है। सिंचाई के स्थायी साधन कुओं और नहरों सहित विकसित करने के लिए ब्रिटिश शासन के तहत कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि भाई जो स्थायी साधन है, मान लीजिए अगर वर्षा नहीं होती है तो कम से कम ऐसी चीजें उपलब्ध करवा दी जाएं, कुएं या नहरें बना दी जाएं, जिससे किसान जो है वो कम से कम भाई अपना जो खेती है उसको बचाने का प्रयास तो करें, ठीक है, इनसे कम से कम अपनी खेती को तो बचा सकें। तो ऐसा कोई प्रयास ब्रिटिश शासन के द्वारा कराया ही नहीं गया, यानी उन्होंने भारतीय कृषि के विकास के लिए कभी कोई कदम ही नहीं उठाया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि भाई उद्योग क्या करते हैं, वो उत्पादन का काम करते हैं, और उद्योग अगर किसी क्षेत्र का उद्योग अच्छा है तो वो क्या करेगा, आराम से विकसित हो जाएगा, लोगों को रोजगार देगा। तो ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो भारत में जो उद्योग था वो पूरा किस पे आधारित था, हस्तशिल्प उद्योग था, यानी हाथों से जो है बना हुआ सामान जो था भारत के अंदर वो बहुत ज्यादा जो था फेमस था, और बहुत दूर दूर तक जो इसकी मांग होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि ये जो हस्तशिल्प उद्योग था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। निवेश के अवसरों की कमी के कारण आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास हुआ, यानी जो उद्योग थे हमारे पास भाई उनका तो विकास ही नहीं हो पा रहा था। जब आधुनिक उद्योगों का विकास ही नहीं होगा तो फिर उसका मतलब यही है कि भाई जो हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है वो क्या होगा, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, उतना वो रोजगार ही नहीं दे पाएगा। तो हस्तशिल्प का पतन, सबसे पहले ब्रिटिश की जो नीति थी हमारे उद्योगों में ले दे के उद्योग के नाम पे हमारे यहाँ जो हस्तशिल्प था उसका पतन हुआ। ब्रिटिशों ने क्या, जो हाथ से बनाए हुए सामान होते थे हमारे देश के अंदर, इनको जो है खत्म करने का काम किया, ठीक है। कैसे? भारत में ब्रिटिश शासन के कारण कई तरह के स्वदेशी हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारे हस्तशिल्प को खत्म करने के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी टैरिफ नीति बनाई जिसने इन सामानों के जो उत्पादन को क्या कर दी, ब्रेक लगा दी। कैसे? इस नीति ने भारत से कच्चे माल के मुक्त निर्यात और ब्रिटेन निर्मित माल के भारत में मुक्त आयात की अनुमति दी। ये कहा गया कि भाई अगर आप कच्चा माल बना रहे हैं देश के अंदर जो आपका कच्चा माल है वो अगर बाहर जा रहा है तो वो क्या होगा, आपका वो मुक्त निर्यात होगा, ठीक है ना।
उसमें जो है टैक्स नहीं लगेगा। वहीं जो ब्रिटेन से सामान बना हुआ भारत के अंदर आएगा उसको आप मुफ्त में आयात कर सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से नीति थी। इसका मतलब क्या था कि भाई हमारे यहाँ से कच्चा माल जाएगा, वो क्या होगा, वो सस्ते में जाएगा। ठीक है, और वहां से जो कच्चा माल आएगा वो सस्ते में आएगा। इसका मतलब फायदा कौन उठाएंगे, ब्रिटिश। यानी तो फ्री में उनको कच्चा माल मिल रहा है और ऊपर से वो अपन जो भारत का बाजार बेचने के लिए फ्री में मिल रहा है उनको, तो इसका फायदा कौन उठा रहा था, ब्रिटिश। हस्तशिल्प के निर्यात पर भारी शुल्क लगाकर उन्हें हतोत्साहित किया गया। और भारत में अगर जो भी हस्तशिल्प बनता था, अगर वो कहीं भी बिकने के लिए जा रहा है, चाहे वो भारत के अंदर बिक रहा है चाहे बाहर बिक रहा है, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि लोग उसे खरीद ही नहीं पाते थे। इस वजह से क्या हुआ, इस जो जो भारत का हस्तशिल्प था उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने उसे बनाना बंद कर दिया। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तशिल्प में गिरावट आई। भाई जब सामान महंगा हो जाएगा घरेलू और बाहरी बाजार में, वही ब्रिटिश का जो सामान है वो सस्ता रहेगा, तो लोग सस्ता सामान लेंगे, इतनी इनकम तो होती नहीं थी लोगों के पास। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो भारत का जो हस्तशिल्प था वो धीरे धीरे पतन की तरफ चला गया। मशीन निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। ब्रिटेन से मशीन से बने सामान की कीमत कम थी, जबकि भारतीय हस्तशिल्प तुलनात्मक रूप से महंगे थे। तो वही बात है भाई, जो ब्रिटिश सामान था वो क्या होता था, मशीनों से बनता था, तो वो क्या था, वो सस्ता था। वही सामान जो भारत में बनता था भाई, हाथों से बनता था, टाइम ज्यादा लगता था, तो वो महंगा था। तो ये जो महंगा सामान था वो जो ब्रिटिश का जो सामान था जिसकी कीमत कम थी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। ठीक है, तो कंपटीशन नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ, इनके सामान महंगे होने के कारण नहीं बिक पाए। वहीं जो ब्रिटेन का जो सामान था वो सस्ता था, इसलिए लोगों ने क्या हुआ, बड़े पैमाने पर खरीदा, और इस तरह से जो हस्तशिल्प था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होना शुरू हुआ। ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में हस्तशिल्प की मांग में गिरावट आ गई। तो भाई प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या हुआ, इनके सामान में कमी देखने को मिली। मांग का नया स्वरूप आया। तो एक सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि भाई जब ब्रिटेन भारत में आए तो इनका जो कल्चर था वो भी, यानी यहाँ की जो वहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ के लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। तो जो भारत की प्राचीन जो मांग थी, या प्राचीन कह सके जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हुई, पश्चिमी के, पश्चिम जो सभ्यता थी उसके अकॉर्डिंग ढलने लग गए, जिससे मांग भी जो थी, पश्चिमी के जो सामानों की मांग थी, यानी जो ब्रिटेन से जो सामान आता था उसकी मांग भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव के कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ जो पश्चिम जीवन शैली अपनाने को उत्सुक था। इससे मांग ब्रिटिश उत्पादकों के पक्ष में हो गई। तो भाई जो नए लोग आए, जो नए वर्ग के लोग थे, जिनका नए वर्ग का उदय हो रहा था, वो अपने आप को किस में ढाल रहे थे, पश्चिम जीवन शैली में ढाल रहे थे। तो पश्चिम जीवन शैली में ढलने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उनकी तरह दिखना पड़ेगा, उनकी तरह रहना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ, जो पश्चिम जीवन शैली थी उसको अपनाने की वजह से जो ब्रिटिश उत्पादकों की मांग थी वो भी बढ़ने लग गई। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ कि जो भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो उत्पाद थे उनका जो स्तर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लग गया, और उनकी मांग भी जो थी वो, उनकी मांग में भी जो है वो गिरावट आने लगी और लोगों ने उसको खरीदना कम कर दिया। ठीक है, तो इससे भारतीय निर्मित वस्तुओं में गिरावट आई जो ज्यादातर भारतीय हस्तशिल्प पर आधारित थी। तो भारत में ज्यादातर भाई जो सामान बनता था वो हस्तशिल्प से ही बनता था, और जब मांग में गिरावट आएगी तो क्या होगा भाई, लोग क्या करेंगे, सामान को बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि जो भारत में जो सामान बन रहा था, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीय सामान थे, उनकी मांग क्या हुई, धीरे धीरे खत्म होने लगी। रियासती दरबारों का समाप्त होना। तो भाई भारतीय जो सामान था वो किस पे डिपेंड था, जो भारत में जो चीजें बनाई जाती थी वो रियासती दरबारों पर भी डिपेंड करती थी। क्यों, क्योंकि जो रियासती दरबारें होती थी यहाँ पर जो भी सामान बनता था वो सब आपको देखने को मिलेगा भाई, वो सिर्फ हस्तशिल्प के द्वारा ही सामान बनाया जाता था, और दरबार जो था इसको क्या करता था, प्रोत्साहित भी करता था, सामान भी खरीदता था। ठीक है, और एक प्रतिष्ठा की चीज भी हुआ करती थी। तो ब्रिटिश शासन से पहले नवाब, राजा, राजकुमार और सम्राट देश के विभिन्न हिस्सों पर शासन करते थे। वे हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था। यानी देश विदेश से जब लोग आते थे और इन दरबारों में बैठते थे, और यहाँ दरबार का जो संस्कृति थी, जो यहाँ की जो सामान थे उनको देखते थे, तो भाई बहुत आकर्षित होते थे। और जो यहाँ के राजा थे, राजकुमार थे, वो भी क्या करते थे, इन सामानों को काफी प्रोत्साहित करते थे कि भाई ये क्या है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो भाई बाहर के लोग जब इन सब चीजों को देखते थे तो वो भी बहुत आकर्षित होते थे, और ये सामान जो था वो देश विदेशों तक जाता था,
लोग इनको खरीदते थे। ठीक है, तो क्योंकि हस्तशिल्प को संरक्षण किसका था भाई, राज दरबार का संरक्षण था, तो बड़े पैमाने पर इनका सामान खरीदा और बेचा जाता था। तो इससे क्या हुआ, जो वहां जो भारत का हस्तशिल्प था वो बहुत आगे निकला। ठीक है, बहुत दूर तक गया और बहुत ही इसको ख्याति प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में रियासती अदालतों का समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप हस्तशिल्प का क्षय होने लगा। तो भाई जब ये दरबारी व्यवस्था ही खत्म कर दी गई, उनकी अदालतों को ही बंद कर दिया गया, तो उसके बाद जब ये दरबार ही नहीं बचे, तो उस दरबार में जो भी वस्तुकला या जो भी हस्तशिल्प या जो भी सामान हुआ करता था, उसकी भी जो थी वो चीजें भी समाप्त हो गई, क्योंकि लोग अब जो राजा थे या जो राजकुमार या नवाब होते थे, तो उनको जब दरबार ही लगाने नहीं दिया गया, जब दरबारी संस्कृति ही खत्म हो गई, तो वहां पर लोगों का आना भी खत्म हो गया। और जिसको प्रोत्साहन करते थे राजा वगैरह, भाई इनके सामान वगैरह को खरीदते थे, लोग उनको देख के इन सब चीजों को और ज्यादा खरीदते थे, तो ये चीजें भी क्या हुई, धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। ठीक है, तो जब उनको प्रोत्साहन ही नहीं मिला, तो उनकी जो हस्तशिल्प थी वो भी क्या हुई, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक है, भारत में रेलवे का आना, रेलवे की शुरुआत के साथ कम लागत वाले ब्रिटिश उत्पादकों के लिए बाजार का आकार बढ़ने लगा, जबकि उच्च लागत वाले भारतीय उत्पादों के लिए यह सिकुड़ना शुरू हो गया। तो भाई जब रेलवे आया, तो जो ब्रिटिश उत्पादन था, जो ब्रिटिश सामान था, पहले उन क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पाता था जहां पर भाई सुविधाएं नहीं थी आने जाने की, लेकिन जब रेलवे आया तो दूर दूर तक ब्रिटिश सामान जो था वो गांव गांव तक पहुंचने लग गया, जिससे बाजार में ब्रिटिश सामान की जो मांग थी वो भी क्या हो गई, बढ़ने लग गई। और वहीं जो हस्तशिल्प जो महंगा होता था, उसकी मांग जो थी वो सिकुड़ने लग गई। ठीक है, तो रेलवे का आना भी एक महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश सामान का भारतीय बाजार में बिकना। ठीक है, आधुनिक उद्योग का धीमा विकास, तो पहली चीज जो थी हम उद्योगों में देखते हैं, तो भाई हस्तशिल्प का पतन करा ब्रिटिश ने। दूसरा, भारत में आधुनिक जो उद्योग थे उसको जो है विकसित ही नहीं होने दिया, उनका विकास ही नहीं होने दिया ब्रिटिशों ने। उद्योगों का असंतुलित विकास किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई, लेकिन विकास धीमा रहा। तो भाई कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में भारत में क्या हुआ भाई, आधुनिक उद्योग लगाए गए। ठीक है, लेकिन उतना विकास नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, धीमा विकास था। शुरू में केवल सूती, जूट मिले और कोयला खदानों तक ही सीमित रह गए, लेकिन कुछ जो चीजें थी, कुछ सामान जो थे वही यहाँ पर बन पाए। ठीक है ना, हर वो चीज का उत्पादन नहीं हो पाया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा विकसित हो सके। तो कुछ क्षेत्रों में ही जो है कुछ क्षेत्रों के उद्योगों का ही जो है विकास हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है यहाँ पे देखने को मिलता भाई लौह और इस्पात के जो उद्योग थे उनका उदय होता है, और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, तो शुरुआत में देखा जाए तो जो सूती, जूट और कोयले खदानों के जो उद्योगों की शुरुआत होती है, वहीं 20वीं शताब्दी में लोहा और इस्पात की भी चीज शुरू होती है। और पहली कंपनी जो थी स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी थी, वो सबसे पहले उसकी स्थापना करी जाती है 1907 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट और कागज जैसे अन्य उद्योगों में अन्य उद्योग भी जो है विकसित होते हैं, यानी धीरे धीरे उद्योगीकरण शुरू हुआ। ठीक है, तो भारत में जो उद्योगीकरण था उसकी जो शुरुआत होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं थी कि भाई उद्योगीकरण इतना ज्यादा हो जाए कि लोगों को रोजगार मिल जाए। बहुत सीमित उद्योग लगाए गए, और इनका जो टाइम पीरियड था वो भी काफी समय अंतराल बाद आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एक साथ शुरू किया गया हो और जिससे सभी लोगों को फायदा हो जाए, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज हुआ और काफी समय के बाद हुआ। ठीक है, तो जो विकास था वो उतना संतुलित, उद्योगों का जो विकास था वो असंतुलित था। ठीक है ना, इतना नहीं था कि भाई सबको रोजगार दे सके, बहुत सीमित उद्योगों का विकास हुआ। पूंजीगत वस्तु उद्योग का अभाव था। अभी भी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो थी वो पूंजीगत वस्तुओं की थी। ठीक है, पूंजीगत वस्तु मतलब ऐसे वस्तुएं जिनसे सामान बनाया जा सके। तो भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए शायद ही कोई पूंजीगत सामान उद्योग था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय पूंजीगत सामान के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहें। तो भाई भारत के अंदर कभी वो सामान बनाया ही नहीं गया, यानी कभी भी ऐसा पूंजीगत सामान की फैक्ट्री नहीं लगाई गई कि वो लोग ऐसा सामान बना सके जिससे क्या हो सके, भारत के अंदर सामान बन सके। तो वो चाहते थे भाई कि जो भी पूंजीगत सामान बनाना है, ठीक है, जो भी पूंजीगत सामान बनाना है उसके लिए जो भी मशीनें चाहिए, यानी जो मशीनों से सामान बनेगा, वो मशीनें कहाँ से आएंगी, वो ब्रिटेन से आएंगी। भारत के अंदर ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई जहां पर पूंजीगत सामान बन सके, यानी मशीनों का निर्माण हो सके जिससे सामान बनाया जा सके। तो ये भी जो थी एक नीति थी ब्रिटिश की। औद्योगिकरण के लिए पूंजीगत सामान उद्योग की आवश्यकता थी जो आगे के उत्पादन के लिए मशीन टूल्स का उत्पादन कर सके। तो भाई ये जरूरत थी भाई, अगर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना है तो क्या है, मशीनों को बनाना पड़ेगा जो और ज्यादा सामान बना सके, टूल्स बना सके। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था भारत के अंदर कराई ही नहीं गई। ये नहीं है कहें कि भारत के औद्योगिकरण को विकसित होने ही नहीं दिया गया ब्रिटिश की नीतियों के तहत। जीडीपी में कम योगदान,
नए औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम था। यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं कि भारत के अंदर जो उत्पादन होता था या जो रोजगार मिलता था, वो क्षेत्र जो था, औद्योगिक क्षेत्र जो था, वो बहुत पिछड़ा हुआ था, या कह सके काफी कम मात्रा में था। सकल घरेलू उत्पाद में जो था, औद्योगिक क्षेत्र का इतना योगदान हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी उत्पादन के क्षेत्र में अभी भी औद्योगिक क्षेत्र इतना विकास नहीं कर पाए थे कि ज्यादातर लोगों को रोजगार दे सके। आज भी लोग कृषि में ही लगे हुए थे। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र उचित दर से प्रगति नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था जो हमने देखा, उसका विकास जो था वो असंतुलित था। ठीक है ना, अच्छे से विकास नहीं हो रहा था उसका। सार्वजनिक क्षेत्र में संचालन सीमित क्षेत्र था। यानी औद्योगिक क्षेत्र केवल रेलवे, बिजली उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ अन्य विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित रहा, जो पर्याप्त नहीं था। तो भाई जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्षेत्र थे, ठीक है ना, उनका संचालन जो था वो सीमित था। उन्होंने हर क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान नहीं दिया तो उनका विकास भी नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के तहत विदेशी व्यापार। ठीक है, तो हमने समझा कृषि क्षेत्र का किस तरह से भाई, कृषि क्षेत्र की क्या व्यवस्था थी भारत के अंदर। फिर हमने समझा भाई औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। अब हम समझेंगे कि भाई ब्रिटिश ने जो व्यापार नीतियां बनाई थी भारत के अंदर, वो कैसी थी, और व्यापार से भारतीयों को फायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था, इसको अच्छे से समझते हैं। प्राचीन काल से ही भारत ने विदेशी व्यापार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रखी थी। तो हम जानते हैं कि जो भारत का विदेशी व्यापार है वो प्राचीन, यानी प्राचीन काल से अगर देखें, सिंधु सभ्यता से देखें, और उसके बाद जितने भी साम्राज्य आए, हर साम्राज्य में जो भारत का विदेशी व्यापार था वो हमेशा क्या रहा, ख्याति प्राप्त रहा। ठीक है ना, हमेशा हमने देखा कि भारतीय सामान की जो मांग थी देश विदेशों में रही, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। रोमन लोग भारत को विश्व के सोने का भंडार कहते थे। प्राचीन काल से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राष्ट्र था। ठीक है ना, तो आपने भी सुना होगा कि भारत जो था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। यानी कि भारत के अंदर इतना ज्यादा ट्रेड होता था कि भारत में कभी सोने की कमी नहीं थी। ठीक है ना, तो इसलिए रोमन भी कहते थे भाई विश्व के सोने का भंडार जो है किसके पास है, भारत के पास है। तो भारत जो था वो बहुत ही अग्रणीय देशों में था जो व्यापार कर रहा था और बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा था। भारत रेशम, बढ़िया कपास, वस्त्र, हाथी दांत का काम, हस्तशिल्प, कीमती पत्थर आदि जैसे तैयार माल का प्रसिद्ध निर्यातक था। लेकिन अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण व्यापार और टैरिफ नीतियों ने इसे समाप्त कर दिया। यानी एक देश जो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश की नीतियों ने क्या करा, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी भारत के अंदर इतना सारा सामान जो था वो कहाँ जाता था, विदेशों में बिकने के लिए जाता था, जिससे भारत को व्यापार में अच्छा खासा क्या होता था, लाभ मिलता था। यही देखकर ब्रिटिश जो थे वो भारत आए और उन्होंने क्या किया, इन सारे संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया कि भाई ये सामान किसके पास रहेगा, अब सिर्फ व्यापार के लिए किसके पास जाएगा, सिर्फ जाएगा ब्रिटेन के पास। एक तरफा व्यापार करके उन्होंने भारतीय जो व्यापार का जो लाभ था उसको क्या किया, अपनी तरफ मोड़ लिया। प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया भारत को। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत कच्चे माल जैसे कच्चा रेशम, कपास, नील, जूट, चीनी आदि का निर्यातक बन गया जो कम लागत के थे। तो भारत में भाई क्या, कच्चा माल लेके जाते थे तो कच्चे माल की कीमत कम होती थी, तो ब्रिटिश क्या करते थे, कच्चा माल यहां से उठा के लेके जाते थे कम कीमत पर। साथ ही तैयार माल जैसे पूंजीगत सामान, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े और अन्य मशीनों से बने उत्पाद आयातक बन गया। ये सारा सामान कहां से आ रहा है भाई, ब्रिटेन से आ रहा है। कहां पर आ रहा है, भारत में आ रहा है। यानी बना हुआ सामान जो है वो भारत आयात कर रहा है, कच्चा माल जो है निर्यात कर रहा है। तो कच्चे माल की कीमत जो थी वो कम होती थी तो लाभ कम था, बने हुए सामान की जो कीमत ज्यादा होती थी तो इसलिए क्या था भाई, फायदा भी ज्यादा था। तो इसलिए सारा फायदा कौन ले रहा था, ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश जो है व्यापार में पूरा का पूरा फायदा ले रहे थे, जिससे भारतीयों को तो नुकसान हो रहा था जो है व्यापार में, लेकिन ब्रिटिश को जो है बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी। लाजमी था भाई, गिरावट तो आएगी ही जब एक तरफा व्यापार संतुलन बनेगा। ज्यादातर सामान जो कच्चा माल यानी कम कीमत वाला सामान जो है वो लिया जाएगा और ज्यादा कीमत वाला यहाँ भेजा जाएगा, तो क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, धीरे धीरे खराब होगी। ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक असंतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा। जब आर्थिक असंतुलन बिगड़ेगा तो उसका कारण क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, वो खराब होगी। ठीक है ना, जब आयात आप ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, समस्याएं तो है व्यापार के अंदर। अंग्रेजों द्वारा व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण किया गया। यानी ब्रिटिश ने क्या खिलाई भाई, अपनी मोनोपोली की, हम अपने हिसाब से व्यापार रखेंगे। जैसे औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यापार नीतियों पर एकाधिकार नियंत्रण बनाया।
अधिकांश व्यापार यानी लगभग 50% उन्होंने कहा ब्रिटेन तक ही सीमित था, यानी 50% यहाँ का जो व्यापार था वो टोटल कहाँ से होता था भाई, ब्रिटेन से होता था। जबकि शेष व्यापार केवल कुछ अन्य देश जैसे चीन, श्रीलंका, ठीक है ना, और ईरान के साथ ही संभव था। और ये क्षेत्र भी किसके कंट्रोल में थे, देखा जाए तो ये सारे कंट्रोल में भी किसके थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। तो इस तरह से देखा जाए तो भाई 50% व्यापार भी उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था, और जो आसपास के देशों में भी व्यापार हो रखा था इनडायरेक्टली, वो भी कंट्रोल में किसके था, ब्रिटेन के ही था। तो उनकी जो मोनोपोली थी, या ये कह सकते हैं जो उनका एकाधिकार की उन्होंने नीति अपनाई, तो सारा व्यापार कंट्रोल किसके में रहा, किसके क्षेत्र में रहा, वो ब्रिटेन के पास रहा, और सारा फायदा भी किसके रहा, ब्रिटेन के पास रहा। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच चलने वाले जहाजों के लिए सीधा व्यापार मार्ग भी उपलब्ध हो गया था। तो भाई स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ तो जो पहले ब्रिटेन को भाई सामान जो था वो क्या होता था भाई, अगर सामान लेना है तो ऐसे घूम के जाना पड़ता था, लेकिन जब स्वेज नहर बन गई तो वो सामान सीधा आने लगा। तो बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया भाई, व्यापार किया किससे, स्वेज नहर से। यानी जो भी संसाधन भारत में बनता था, मिलता था, वो सारा लूट खसोट के कहाँ लेके जाते थे, वो सारा ब्रिटेन लेके जाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको एक सीधा रास्ता भी मिल गया था सामान ले जाने का। अधिशेष व्यापार लेकिन केवल अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए था, और अगर भारत में जो पहले अधिशेष व्यापार हुआ भी, उस अधिशेष व्यापार का भी पूरा फायदा कौन उठा के ले गया, ब्रिटेन लेके गए। आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे निर्यातक हमारे आयातक से अधिक था। इसका अर्थ व्यापार संतुलन अधिशेष। तो पहले भारत का जो व्यापार था वो जो व्यापार संतुलन अधिशेष था वो ज्यादा था। क्यों? क्योंकि भारत पहले निर्यात ज्यादा करता था, आयात कम करता था। तो इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने कैसे उठाया कि भाई जो भी व्यापार संतुलन अधिशेष यानी जो भी अधिशेष बचा उसका इस्तेमाल उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए किया, बल्कि क्या किया, ब्रिटेन ने अपने विकास के लिए किया। लेकिन निर्यात अधिशेष की राशि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई बढ़ावा नहीं दिया। अधिशेष की राशि का उपयोग सरकार द्वारा गैर विकासशील गतिविधियों में किया जाता था। ये नहीं था कि भाई अधिशेष बचा है तो क्या किया जाए, देश के आर्थिक विकास में और ज्यादा योगदान दिया जाए, ठीक है ना। जैसे आज की सरकारें भाई अगर अधिशेष बचेगा तो क्या करेंगे, और ज्यादा डेवलपमेंट करने की बात करेंगे देश के अंदर। लेकिन ब्रिटिश क्या कहते थे, उन्होंने भाई जो भी उनके पास राशि अधिशेष बचती थी वो सारा का सारा कहाँ बेचते थे, ब्रिटेन बेचते थे, या फिर अपने निजी स्वार्थों का इस्तेमाल करते थे उसके अंदर। जैसे अधिशेष का उपयोग भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चे, तो भारत में जो प्रशासन चला रहे थे वो जो भी उनके अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, जो भी सैलरी वगैरह दी जाती थी वो कहाँ से दी जाती थी, इसी अधिशेष से दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध और जो भी युद्ध वगैरह लड़ते थे उन युद्धों का खर्चा भी कहां से निकाला जाता था, इसी अधिशेष से निकाला जाता था। यानी फायदा कौन उठा रहा है, पूरा का पूरा ब्रिटिश सरकार उठा रही थी। हमारे यहाँ जो भी अधिशेष बच रहा था यानी जो भी पैसा बच रहा था वो विकासशील कार्यों में नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि किसमें लगाया जा रहा था, वो या तो प्रशासनिक खर्च अपना पूरा कर रहे थे या युद्धों में लगा रहे थे। प्रशासनिक और युद्ध व्यय के कारण भारत से धन की भारी निकासी हुई, यानी बड़े पैमाने पर जो भारत का धन था वो कहाँ गया, ब्रिटेन गया, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी कहते भी है ना कि भाई यहाँ से जो था पूरा का पूरा जो निकासी थी, जो भी अर्थव्यवस्था, जो भी धन की निकासी थी वो बड़े पैमाने पर कहाँ गई, ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में गई। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो भाई एक देश की अर्थव्यवस्था का जो पैसा है आप दूसरे देश में भेज देंगे तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति होगी वो क्या होगी, खराब तो होगी, तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। और इन कारणों से भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ती चली गई। ब्रिटिश शासन के दौरान जनसांख्यिकीय रूपरेखा। अब समझते हैं कि भाई ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो भारत में जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, समाज में जो चीजें हो रही थी या जनसांख्यिक जो संरचना थी वो कैसी थी, यानी उस समय का जो भारत था वो किन स्थितियों से गुजर रहा था। तो जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आय स्तर, वैवाहिक स्थिति, जन्म दर, मृत्यु दर आदि के अध्ययन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो भारत का समाज कैसा था, वहां पे आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, आय, व्यवहारिक स्थिति, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सर सब जो थी वो ब्रिटिश शासन के दौरान किस तरह की थी, इनको समझते हैं। तो देखिए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर पैदा होने वाले बच्चों को कहा जाता है, ये आपको पता है, की संख्या को संदर्भित किया जाता है। औपनिवेशिक काल में जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक थे, ठीक है ना। तो जन्म दर और मृत्यु दर जो थी वो क्या थी, दोनों अधिक थी, क्योंकि भाई वहां पर जो थी बेसिक सुविधाएं नहीं थी चिकित्सा की, इसलिए जो है जितने बच्चे जन्म लेते थे और ज्यादातर बच्चे मर भी जाते थे। तो कह सकते हैं भाई जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च थी, यानी लोग मरते भी ज्यादा थे और पैदा भी ज्यादा होते थे। भारत 1921 से पहले जनसांख्यिक संक्रमण के पहले चरण में था। तो 1921 में जो था उस टाइम पहला चरण था। 1921 के महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो
21 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। तो इसको महान विभाजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जो जनसंख्या संक्रमण था, भारत दूसरी अवस्था में आता है, ठीक है ना। तो दूसरी अवस्था में आता है, इसके बाद मृत्यु दर घटी और भारत दूसरे चरण में प्रवेश करता है, ठीक है। तो पहले क्या था भाई, उच्च जन्म दर थी, ठीक है ना, और मृत्यु दर भी जो थी वो उच्च थी, ठीक है, मृत्यु दर भी उच्च हुआ करती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1921 के बाद दूसरी स्टेज आती है, वहां पे जन्म दर जो होती है वो बढ़ जाती है, मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाती है। वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि इस समय बहुत सारी सुविधाएं जो होती हैं वो देश के अंदर आती हैं चिकित्सा में, जिसके कारण जो होता है वो मृत्यु दर पर थोड़ा कंट्रोल आता है, ठीक है। चलिए, कम साक्षरता दर थी। साक्षरता दर 7 या उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है जो किसी एक भाषा को पढ़ने, लिखने और समझने में क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। तो यानी 7 या उससे अधिक आयु के अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी पुरुष है या कोई भी कह सकते हैं महिला है, अगर उसको क्या है, कहीं पे भी किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना आता है तो उसे क्या कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है। तो उस समय की बात करते हैं, तो उस समय जो था औपनिवेशिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था की समग्र साक्षरता दर कितनी थी, 16% से भी कम थी। इसके अलावा महिला साक्षरता दर 7% थी, ठीक है। यानी अगर देखा जाए कि भाई भारतीय जो समाज था उसमें जो कितने लोग शिक्षित थे, तो सिर्फ 16% या उससे भी कम लोग जो थे वो शिक्षित थे, यानी जो पढ़े लिखे थे। 7 साल से ज्यादा जो भी व्यक्ति होते हैं ना, उन जो पढ़े लिखे होते हैं, किसी भी भाषा में उनको पढ़ना है लिखना आता है, उसे साक्षर कहा जाता है। तो वो कितने लोग थे, टोटल 16% थे। और इस 16% के अंदर भी देखा जाए तो 7% महिलाएं थी, यानी महिलाओं का जो साक्षरता दर था वो बहुत ही कम था। उच्च शिशु मृत्यु दर थी। तो शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या को संदर्भित करता है। तो उस समय जो भाई शिशु मृत्यु दर थी वो भी थोड़ी ज्यादा थी। तो औपनिवेशिक काल के दौरान IMR लगभग 218 प्रति 1000, 1921 से पहले। तो भाई 218 जो थे वो बच्चे जो थे वो 1 वर्ष की आयु से पहले जो है जन्म लेने के बाद मर जाते थे। तो ऐसी स्थिति वहां पर थी, ठीक है। तो वही था भाई, वहां पर जो बेसिक सुविधाएं थी, चिकित्सा थी, वो उपलब्ध नहीं थी, ठीक है ना। और देख भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, कुपोषण वगैरह भी समस्या थी, तो इनकी वजह से भी मृत्यु दर आपको ज्यादा देखने को मिलती है उस समय में। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं या तो अनुपलब्ध थी, यानी सरकार द्वारा भाई जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो मुहैया ही नहीं करवाई गई थी, यानी वहां पे डॉक्टर वगैरह, दवाइयां वगैरह, ये सब चीजें जो उपलब्ध नहीं हो पाती थी। यह जब उपलब्ध भी थी अत्यधिक अपर्याप्त थी, जिनके कारण जल और वायु जनित बीमारियां व्यापक थी और जीवन पर भारी असर डालती थी, ठीक है। तो भाई जो सुविधाएं थी वो पर्याप्त नहीं थी, जनसंख्या ज्यादा थी, दवाइयां नहीं हो पाती थी, या बहुत सारी भाई महामारियां वगैरह फैल जाती थी जल जनित या वायु जनित, तो इससे भी जो होता था बहुत ज्यादा मृत्यु वगैरह हो जाती थी। तो ये सारी समस्याएं उस समय थी। कम जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की औसत संख्या को संदर्भित करता है जिसके लिए एक व्यक्ति के जीने की उम्मीद की जाती है। भाई एक जो व्यक्ति है कितना वो जीवित रह रहा है, उसको क्या कहा जाता है, कम जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, कि औसत कितना भाई एक जगह पे व्यक्ति कितना जीवन जी रहा है। तो उस समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो भी कम थी। खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण औपनिवेशिक शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा 44 वर्ष जितनी कम थी, यानी कि अगर औसत देखा जाए एक क्षेत्र के अंदर जो एक व्यक्ति था वो 44 साल ही जी पाता था। जबकि 2018 में प्रकाशित नवीनतम WHO के डेटा के अनुसार भारत की वर्तमान समग्र जीवन प्रत्याशा 68.8% है, 8 वर्ष है, सॉरी, ठीक है। यानी आज जो है लगभग कह सकते हैं कि 69 वर्ष तक जो है एक व्यक्ति जीता है, जो पहले क्या थी 44 वर्ष थी, ठीक है। तो वही कारण था भाई, पहले क्या था, चिकित्सा सुविधाएं ये सब चीजें नहीं थी, तो इसकी वजह से मृत्यु जो ज्यादा हो जाती थी, कम औसत आपको देखने को मिलती है जीवन प्रत्याशा। लेकिन अब ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे हो गई हैं, तो इसलिए जो है जीवन प्रत्याशा भी है वो बढ़ गई है। गरीबी का उच्च स्तर था। तो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत को व्यापक गरीबी की स्थिति का सामना करना पड़ा। हमने देखा था भाई बेरोजगारी थी, रोजगार नहीं था, कृषि पे ज्यादातर लोग डिपेंड थे, तो इस वजह से क्या था, गरीबी भी जो वो ज्यादा थी। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। भारत के आम लोगों का समग्र जीवन स्तर बहुत निम्न था। ये सब चीजें हम देख ही चुके हैं भाई, कि जो किसान वगैरह थे तो उनके पास इतना उत्पादन नहीं हो पाता था कि भाई वो और ज्यादा क्या है अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकें। तो उनके लिए क्या होता था, हमेशा भाई कमी ही रहती थी, बेसिक सुविधाएं भी वो लोग अपनी पूरी नहीं कर पाते थे। तो गरीबी जो थी वो काफी ज्यादा थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर व्यावसायिक संरचना। अब देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता से पहले भारत में जो लोग काम करते थे, व्यावसायिक संरचना का मतलब है जो काम पे लगे हुए लोग थे वो किन किन क्षेत्रों में जो था वो काम करते थे और उनकी जनसंख्या किस प्रकार थी।
ये विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के विवरण को संदर्भित करता है। तो व्यावसायिक संरचना यही बताती है कि अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग हो गया और जो क्षेत्र हो गए वो लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वहाँ की व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। तो कृषि का प्रभुत्व था, हमने पहले ही देखा है, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का लक्ष्य भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना था, इसलिए लगभग 72.7 कार्यशील आबादी कृषि में। तो भारत की लगभग 72.7% जो आबादी थी वो किसमें थी, कृषि में थी। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ब्रिटेन को चाहिए था भाई यहाँ से कच्चा माल आए और जिसको क्या करें वो यूज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए थे, कृषि में ही लगे हुए थे। क्योंकि कृषि क्षेत्र की आय सृजन दर बहुत कम थी, इसलिए अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। तो हमने देखा ही था भाई कि आय का सृजन जो है वो कृषि उतना नहीं कर पाती, इसी वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ती चली गई। असंतुलित विकास था। किसी अर्थव्यवस्था का विकास तब संतुलित कहा जाता है जब तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र समान रूप से विकसित होते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र हो गया, यानी कह सकते कृषि क्षेत्र, दूसरा जो आ गया उत्पादन क्षेत्र, तीसरा जो हो गया आपका सेवा क्षेत्र। अगर ये तीनों अच्छे से विकास कर रहे हैं तभी आप कहेंगे कि भाई किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं भाई 72 पॉइंट जो लोग हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो कहाँ से भाई संतुलन बनेगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में केवल प्राथमिक क्षेत्र ही रोजगार का मुख्य स्रोत था, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र विकास के अपने प्रारंभिक चरण में था, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखा ही था भाई कि यहाँ पे असंतुलित विकास था और कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा विकास देखने को भी नहीं मिला, ठीक है। अब समझते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान बुनियादी ढांचे, यानी जो भारतीय समाज था उस समय या भारत जो देश था उस समय, ब्रिटेन ने यहाँ पर कौन कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किए या बुनियादी ढांचे कैसे थे। तो बुनियादी ढांचे से तात्पर्य क्या होता है, तो देखिए आर्थिक रूप से समझते हैं, आर्थिक परिवर्तन जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गई, बिजली, ऊर्जा के साधन, तो इसे हम क्या कहेंगे, बुनियादी ढांचा। आर्थिक रूप से अगर समझते हैं भाई, आर्थिक रूप से अगर किसी देश को, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को क्या है समृद्ध होना है तो उसको क्या चाहिए भाई, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, बैंकिंग, ठीक है ना, बिजली, ऊर्जा, तो ये सारे साधन जो होने चाहिए बुनियादी ढांचों में। सामाजिक परिवर्तन के तौर पर अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो शैक्षिक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, की सुविधाएं वृद्धि के तत्वों से हैं जो किसी देश की वृद्धि और विकास के लिए आधार के रूप में काम करती हैं। तो सामाजिक तौर पर अगर कहें भाई बुनियादी चीजें क्या होती हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है और आवास होता है। अगर ये चीजें मिल गई तो क्या है, वो क्षेत्र अपने आप क्या होता है, डेवलप्ड हो जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान बुनियादी ढांचे की स्थिति बहुत ही खराब थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे, रेलवे, बंदरगाह, डाक, तार, सड़क आदि की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे ताकि यह उनके आर्थिक लाभ प्रदान कर सके। यहाँ पर भाई जो बुनियादी ढांचे बनाए गए, चाहे रेलवे, बंदरगाह, डाक, तार, सड़क, ये सब ब्रिटिशर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, इसका मेन फायदा क्या था, अपना लाभ कमाना था, ना कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सब चीजें करनी थी, ठीक है। तो इस वजह से भी जो था भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी ही रही। औपनिवेशिक काल के दौरान बुनियादी ढांचे की स्थिति क्या थी, तो देखिए रेलवे की बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन का सबसे बड़ा योगदान 1850 में भारत में रेलवे की शुरुआत थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया था, भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत करी थी, ठीक है ना। तो रेलवे से जो है वो उस समय भी फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को, और आज़ादी के बाद भारत को भी इस सुविधा से काफ़ी फायदा हुआ, ठीक है ना। भारत ने भी इससे अपने डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा समझा। यह अर्थव्यवस्था में भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। तो भाई इससे क्या हो गया, जो एक भौगोलिक क्षेत्र था और जो सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी जो लोग थे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, तो रेलवे के आने से दूर दराज के इलाके तक लोगों की पहुंच हुई, तो इससे भौगोलिक और सांस्कृतिक विकास हुआ और जो बाधाएं थी वो दूर हुई, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। हालांकि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के लाभ ज्यादातर अंग्रेजों तक ही सीमित थे, लेकिन इसने औपनिवेशिक काल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकसित करने में भी मदद की, ठीक है। तो भाई अंग्रेजों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए क्या किया था, रेलवे लाइनें बिछाई थी, क्योंकि भाई इनको अपना कच्चा माल लेके जाना था और बना हुआ जो था वो बाजारों तक पहुंचाना था, ये उनका मकसद था। लेकिन जब ब्रिटिश चले गए भारत उपनिवेश को छोड़कर, यानी जब ब्रिटिश जाते हैं, भारत आज़ाद होगा, तो भारत को भी इसका फायदा हुआ। भारत को क्या फायदा हुआ, भारत को ये फायदा हुआ कि भारत ने भाई क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रेलवे को जो है वो और आगे बढ़ाया। इससे भारत गांव-गांव तक पहुंच हुई और जो भी बेसिक सुविधाएं थी या जो भी चीजें थी वो गांव तक पहुंच पाई, ठीक है। तो भारत ने भी क्या हुआ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के में जो है वो रेलवे को रखा और इसको काफी आगे बढ़ाया और इससे काफी फायदा भी हुआ। सड़कें,
औपनिवेशिक शासन के दौरान सड़कों का निर्माण बहुत सीमित था धन की कमी के कारण। तो भाई अंग्रेजों ने सड़कों का निर्माण कराया, यहाँ जिनको जहाँ जरूरत थी वहां तक निर्माण कराया, और उसका मेन कारण यही था भाई कि ज़्यादातर पैसा वो लोग कहाँ भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे। इतने कहते थे भाई पैसे की कमी है, तो पैसे की कमी के कारण रोड जो थोड़ा ज़्यादा खर्चीला भी होता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जो सड़कें बनाई गई उनका मुख्य उद्देश्य सेना को जुटाना और कच्चे माल को स्थानांतरित करना था। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, ब्रिटिश की अपनी नीति थी कि भाई उनको अगर सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या कच्चे माल को स्थानांतरित करना है, तो उसी जगह को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते थे, सड़क बनाते थे। ठीक है, और डाक के माध्यम से ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो डाक के माध्यम से जो है ये सारा सामान जो है इनकी पहुंच जो ब्रिटेन तक हो सके, तो इसलिए जो थे ये सड़कें जो थी विकसित करी गई। वायु और जल परिवहन, औपनिवेशिक सरकार ने बंदरगाहों और वायु परिवहन के विकास के लिए भी कदम उठाए थे, लेकिन समग्र विकास के मामले में विकास संतोषजनक नहीं था। ठीक है, तो ये भी की थी, लेकिन ये डेवलपमेंट भी जो थे वो सीमित थे, और ये वहीं करवाए गए, उन्हीं क्षेत्रों में करवाए गए जहां पे ब्रिटिश को फायदा हो सके या अपने सामान को ला सकें या ले जा सकें, तो वहीं पर जो था इनका डेवलपमेंट हो पाया था। ठीक है, संचार, औपनिवेशिक काल में डाक और टेलीग्राफ संचार के सबसे लोकप्रिय साधन थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य से बिजली की व्यवस्था को भी उच्च लागत पर शुरू किया गया। ठीक है, तो संचार में डाक और टेलीग्राफ की शुरुआत करी गई थी। ठीक है ना, सूचना को ब्रिटिश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने होता था, तो इसलिए इन्होंने इस चीज की शुरुआत करी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है ना, और बिजली व्यवस्था को जो था उन्होंने शुरू करी थी, ये भी जो था उनमें उनका फायदा था। इस वजह से उन्होंने ये सारी चीजें सीमित पैमाने पर और कुछ कुछ जगहों पर इन सब चीजों की शुरुआत कराई थी। एक उपयोगी सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में काम करने के बावजूद डाक सेवा पूरी तरह से अपर्याप्त रही। ठीक है, तो ये भाई हर जगह तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि भाई ये हर जगह तक पहुंचने के लिए भाई साधन भी होने चाहिए ना, परिवहन वगैरह का साधन होना चाहिए, रोड वगैरह होने चाहिए, तो ये हर जगह तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सार्वजनिक उद्देश्य तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन ब्रिटिश ने अपने प्रशासन की मजबूती के लिए जो है इसकी व्यवस्था करी थी, तो वो जो काम था उनका वो इससे हो सका था, यानी लोगों तक इसकी पहुंच उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश जो थे अपने काम इससे कर लेते थे। क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा? तो देखिए, मेन मकसद तो ब्रिटिश का क्या था भाई, भारत के अंदर उनका औपनिवेशिक शोषण करना था ना, कच्चे माल को ले जाना हो गया, या अपने आर्थिक विकास से संबंधित जो भी सामग्री है उसको लेके जाना था, तो ये सारा काम जो था वो ब्रिटिश का था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो काम किए उनका कुछ सकारात्मक प्रभाव भारत पर भी पड़ा, यानी भारत ने बहुत सारी नई चीजें सीखी यहाँ पर, और आज़ादी के बाद भी इन चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है वो मजबूत किया था। तो कह सकते हैं भाई कुछ सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश शासन का। यदि ब्रिटिश शासन के प्रभाव का अध्ययन करें तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण था। हालांकि लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों को कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाई उन्होंने जो अपने लक्ष्य बनाए थे उनको प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने सुविधाएं लेकर आए, तो उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है भारत के अंदर। जैसे रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहला और सबसे कारगर योगदान था। अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत इसलिए की ताकि अपने उत्पादों को, कच्चे माल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकें, लेकिन उत्तर औपनिवेशिक काल में रेलवे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मुख्य कारण बनी। यानी जब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत ने अपने आर्थिक विकास की शुरुआत करी, तो रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो काफ़ी फायदा पहुंचाया। यानी कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिश का जो ये कदम था रेलवे लाना, ये भारत के लिए भी जो है वो अच्छा साबित हुआ आगे चलकर। कृषि का व्यवसायीकरण, पूर्व औपनिवेशिक काल में किसान सिर्फ अपने और गांव के दूसरे लोगों के भरण पोषण के लिए फसल उगाते थे। यानी पहले मकसद यही होता था कि भाई जो अनाज का उत्पादन होगा उससे क्या होगा, हमारा खर्चा चल जाएगा। ठीक है, यानी हम अपना खान पीन हमारा हो जाएगा, भरण पोषण हो जाएगा, हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। तो मेन मकसद पहले जो कृषि का ये होता था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत कृषि के जबरन व्यवसायीकरण ने किसानों के लिए बाजार में नए अवसर पैदा कर दिए। ठीक है, लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आता है और जब उन्होंने भाई अपने उद्योगों के लिए क्या किया भाई, किसानों से कहा कि भाई आप जो है व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करें, जूट, नील, कपास, गन्ना, ये सब उत्पादन करने के लिए जब उन्होंने प्रोत्साहन दिया भारतीय किसानों को, तो उनको पता लगा भाई कि बाजार में भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो नकदी के तौर पे भी बेची जा सकती हैं और उससे फायदा हो सकता है। तो भारत ने एक नई चीज सीखी जो आगे चलकर भी भारतीय कृषि में काफी फायदा हुआ, और लोगों ने क्या किया भाई, बाजार में बेचने वाली फसलों का भी उत्पादन जो है आगे जारी रखा। ठीक है, तो ये भी एक फायदा था। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली,
अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली अब कारगर नहीं थी। तो भाई पहले क्या चाहता था, वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, आपको पता ही, हमने देखा ये कि भाई कि एक सामान को दूसरे सामान को लेने के लिए भाई दोहरी संयोगिता, ठीक है ना, और किस तरह से भाई इसको स्टोर किया जाएगा, ये सारी समस्याएं होती थी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया भाई, अंग्रेजों ने एक विनिमय की एक नई प्रणाली को शुरू किया, जिसे लोकप्रिय रूप से मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा भाई जो भी लेन देन होगा वो किससे कैसा होगा, मौद्रिक होगा। कैसे होगा, पैसे की शुरुआत करेगी, यानी पैसे से लेन देन होगा के रूप में जाना जाता है। तो ये ब्रिटिश की देन थी कि भाई कोई भी लेन देन होगा उसकी एक वैल्यू रखी जाएगी और करेंसी से लेन देन होगा, ठीक है, यानी किससे होगा, पैसे से। तो इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा गया। तो ये कौन लेकर आए थे, ये भी ब्रिटिश लेकर आए थे, और ब्रिटिश के जाने के बाद भारत में भी ये चीज जारी रही। प्रशासन की प्रभाव प्रणाली, औपनिवेशिक सरकार ने प्रशासन की एक कुशल प्रणाली की विरासत छोड़ी, जिसने हमारे आर्थिक और राजनीतिक योजनाकारों के लिए एक तैयार नींव का काम किया। तो देखिए औपनिवेशिक शासन जो इतना मजबूत शासन था भारत के अंदर, 200 साल तक उन्होंने शासन किया। क्यों कर पाए थे वो, इसीलिए कर पाए थे कि उनके पास जो था भाई एक कारगर प्रशासनिक ढांचा मौजूद था, जो क्या करता था, अच्छी योजनाएं बनाता था और पूरे जो भारत में है वो लागू करते थे। तो भारतीयों ने उनसे सीखा और उन योजनाओं को क्या किया भाई, लागू किया। तो जिससे भारत को आर्थिक और राजनीतिक जो भी योजनाएं बनाई उसे बनाने में आसानी हुई, ठीक है। तो भारतीय जो भी प्रशासनिक व्यवस्था आप देखते हैं, जो भी भारत में प्रशासनिक व्यवस्था चलती है वो पूरी कहां से कॉपी करी गई है, वो देखा जाए तो ब्रिटेन से ही कॉपी करी गई है। तो वही प्रशासनिक व्यवस्था जो है भारत में चलाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया भाई, भारत के अंदर जो है प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाने का जो है, देख सकते हैं कि चलाने का जो है एक मैप दिया, एक रोड मैप दिया, जिसे भारतीयों ने फॉलो किया बाद में, ठीक है। रोजगारों के नए अवसर, रेलवे और सड़क मार्गों के प्रसार ने आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर खोले। तो हमने देखा था भाई रेलवे और सड़क मार्ग इन सबको बनाया गया था। तो इससे क्या था भाई, आर्थिक रूप से लोग जो है या सामाजिक रूप से एक क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र से जुड़ गया था, ठीक है। लोग एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे का सामान का लेन देन, इन सब चीजों को लोग है वो जानने लगे। अकाल पर नियंत्रण, परिवहन के तेज साधनों ने अकाल प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की तेज आवाजाही को आसान बना दिया, ठीक है। तो अब क्या था भाई, परिवहन जब आ जा रहे थे तो पहले क्या होता था भाई, सामग्री जो थी, खाद्य सामग्री हो गई या यूं कह ले भाई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह हो गई, ये सब जो है वो पहुंच नहीं पाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो लोग अकाल की वजह से या बीमारी की वजह से मर जाते थे, ठीक है। लेकिन जब रोड वगैरह बन गए तो आना जाना जो हो गया वो आसान हो गया, सामान को पहुंचाना आसान हो गया। तो इसलिए अकाल वगैरह जो स्थिति थी उस पर थोड़ा नियंत्रण पाया गया। इससे कुछ हद तक अकाल पर नियंत्रण हो गया, ठीक है। तो अकाल पर क्या था, इससे नियंत्रण हो गया क्योंकि सामान और सुविधाएं जो थी वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं भाई कि ये कुछ जो थे, हम देखें तो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन था उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भारत पे हुआ था, ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट पे क्वेश्चन करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।